एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या कोई हॉरर सीक्वल अपनी पहली फिल्म की कामयाबी को पार कर सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे गुजराती फिल्म वश लेवल 2 के विश्लेषण में। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने कुछ बहुत बड़ा और साहसी करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कि ये कोशिश उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। देखिए, किसी भी सफल फिल्म के सीक्वल के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना? क्या उसी फॉर्मूले को फिर से दोहरा दिया जाए या फिर कुछ बिल्कुल नया करने का रिस्क लिया जाए? विश लेवल 2 के मेकर्स ने दूसरा और ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना, और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना दिलचस्प बना देती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पहली फिल्म ने हमें एक घर के अंदर एक परिवार के बुरे सपने पर फोकस करके घुटन महसूस कराई थी, लेकिन इसका सीक्वल इस डर को घर से बाहर निकालकर सड़कों पर ले आता है और इसे पूरे शहर का एक पब्लिक संकट बना देता है। ये एक बहुत बड़ा दाव था और यहीं से कहानी का स्केल पूरी तरह बदल जाता है। तो आखिर ये इतना बड़ा और साहसी दाव है क्या? चलिए इसकी कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहली फिल्म के 12 साल बाद। पिता अथर्व अपनी बेटी आर्या के साथ है, जो पिछले हादसे के बाद से गहरे सदमे में है, मतलब लगभग बेसुध। लेकिन डर की वापसी तब होती है जब एक गर्ल्स स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, और ये जल्द ही साफ हो जाता है कि जो बुराई पहले सिर्फ एक परिवार तक थी, वो अब बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है। इस पूरे हॉरर के सेंटर में है वशीकरण, यानी अलौकिक तरीके से किसी के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा लेना। पहले फिल्म में हमने देखा था कि ये ताकत एक इंसान को कैसे तोड़ सकती है। अब जरा सोचिए कि जब यही शक्ति दर्जनों लोगों पर एक साथ इस्तेमाल की जाए तो मंजर कितना भयानक हो सकता है। तो ठीक है, फिल्म ने एक बड़ा दांव खेला, पर क्या कुछ सही भी किया? बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म को खास बनाती हैं। ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। ये फिल्म सिर्फ जंप स्केयर्स पर ही नहीं चलती। ये मासूमियत के खत्म होने, पुराने सदमों की विरासत और मास हिप्नोटिज्म के डर जैसे काफी गहरे विषयों को छूती है। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म मेकर्स कहानी में परतें जोड़ना चाहते थे, और ये कोशिश वाकई में सराहनीय है। फिल्म का जो इमोशनल कोर है ना, वो टिके है हितू कनोडिया के कंधों पर, जो अथर्व का किरदार निभा रहे हैं। वो एक ऐसे पिता हैं जो अपनी पिछली गलतियों के बोझ तले दबा हुआ है और अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनका परफॉर्मेंस कहानी को एक मजबूत मानवीय आधार देता है। और दूसरी तरफ है जानकी बोडीवाला आर्या के रूप में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही संयमित और फिर भी पावरफुल है। ज्यादातर समय वो एक शांत बेसूद अवस्था में है, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा डर है। बिना ज्यादा डायलॉग्स के इतना गहरा असर छोड़ना, ये एक बहुत ही साहसिक और सफल फैसला था। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, टेक्निकली भी फिल्म बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि ये यूजर रिव्यू कहता है, सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है, और वो सिंगल टेक शॉट्स, मतलब बिना कट के फिल्माए गए लंबे सीन, तनाव और बेचैनी का माहौल बनाने में बहुत कामयाब होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती। तो अब बात करते हैं उन ढांचागत समस्याओं की जहां फिल्म की महत्वाकांक्षा उसके एग्जीक्यूशन से पूरी तरह मेल नहीं खाती। फिल्म की सबसे बड़ी जो आलोचना है वो है इसका स्ट्रक्चर। पहला हाफ टेंशन बनाने में एक मास्टर क्लास की तरह है, जो धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में लेता है। लेकिन दूसरे हाफ में फिल्म की गति थोड़ी लड़खड़ा जाती है और स्क्रीन प्ले में कुछ दरारें दिखने लगती हैं, जो क्लाइमैक्स को थोड़ा कमजोर बना देती हैं। तो अगर इसे सम अप करें तो कुछ चीजें सामने आती हैं। क्लाइमैक्स उम्मीद से थोड़ा सिंपल लगता है, कुछ साइड कैरेक्टर्स को ठीक से डेवलप नहीं किया गया, और कहानी का स्केल बड़ा करने के चक्कर में पहली फिल्म वाली वो घुटन और इंटेंसिटी कहीं खो जाती है। कुछ अच्छे थीम्स को उठाया तो गया, लेकिन उन्हें पूरी गहराई तक नहीं ले जाया गया। तो इन सारी अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? क्या इसे देखना चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। IMDb पर फिल्म की रेटिंग काफी इम्प्रेसिव है, 8.1। लेकिन क्या एक नंबर सच में पूरी कहानी बता सकता है? रेटिंग्स अक्सर सब्जेक्टिव होती हैं। असल सवाल तो ये है कि ये फिल्म किसके लिए बनी है। तो फैसला लेने में मदद के लिए ये एक छोटी सी गाइड है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल हॉरर और रीजनल सिनेमा के साहसिक प्रयास पसंद है, तो ये फिल्म जरूर अच्छी लगेगी।
लेकिन अगर एक परफेक्ट क्लाइमैक्स और पहली फिल्म जैसा ही अनुभव चाहिए तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। तो अपनी उम्मीदों को सही रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर वोलिश लेवल 2 एक बहुत ही प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसका बिल्डअप और माहौल बनाने का तरीका शानदार है, लेकिन क्लाइमैक्स उस वादे को पूरी तरह से नहीं निभा पाता जो इसकी शुरुआत करती है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक शानदार शुरुआत एक संतोषजनक अंत की कमी की भरपाई कर सकती है? कहानी कहने की कला में सेटअप और पे ऑफ के बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।